हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और इसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश। तो प्रकाश में सबसे पहले बेसिक सी बातें देखते हैं। पहला है, यदि कोई वस्तु इस पर गिरने वाले सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। तो होता क्या है, जब भी कोई वस्तु है उसके ऊपर जैसी प्रकाश किरणें गिरेंगी, इस वस्तु के ऊपर प्रकाश किरणें गिरती है तो उनमें से कुछ किरणें जो है वस्तु के आर पार निकल जाती है, कुछ किरणें वस्तु अवशोषित कर लेती है और कुछ किरणें जो है वापस उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसमें 3 प्रकार की घटनाएं हो रही है। सबसे पहले जो आर पार निकल रही है वो उसके कारण वस्तु कैसी हो जाती है, पारदर्शी, और जो परावर्तित हो रही है उसके कारण वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को परावर्तित करती है। और कुछ इसके अंदर अवशोषित होती है जो उस वस्तु का ताप बढ़ाती है, उस वस्तु की ऊर्जा को बढ़ाती है। तो यदि कोई वस्तु इस पर गिरने वाले सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। कौन कौन से? विबग्योर, VIBGYOR, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये 7 रंग होते हैं। यदि कोई वस्तु इस पर गिरने वाले सभी रंगों को अवशोषित कर ले, प्रकाश में जितने रंग हैं उनको सबको अवशोषित कर ले तो वस्तु हमें दिखाई देगी काली। यदि कोई वस्तु इस पर गिरने वाली संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे तो वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? हमें सफेद। कोई भी वस्तु हमेशा उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है और शेष प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? लाल रंग की। यदि कोई वस्तु हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है तो वस्तु हरी दिखाई देती है। यदि वस्तु पर गिरने वाली संपूर्ण प्रकाश किरणें वस्तु के आर पार निकल जाती है तो वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। तो जैसे ये हमारी आंख है और आंख से यहाँ पे हम इस वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे कुछ भी वस्तु बना सकते हैं हम कि इस वस्तु को अपन देख रहे हैं तो वस्तु से प्रकाश किरणें चल करके आंख पे आती है और आंख से ये रेटिना के माध्यम से मस्तिष्क को जाती है जहाँ पे उस वस्तु की जो इमेज बनी है उसका विश्लेषण करके वस्तु को अपन जो है पहचानते हैं। तो हमेशा प्रकाश किरण जो है वस्तु से आंख की ओर जाएगी, न कि कोई आंख से वस्तु की ओर जाती है। फिर देखें, नेक्स्ट परिभाषा है हमारे पास। सबसे पहली परिभाषा है परावर्तन की। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में किसी निश्चित दिशा में या विभिन्न दिशाओं में गमन कर जाती है तो इसको परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि ये अपने पास एक परावर्तक पृष्ठ है और जो प्रकाश किरण है वो इस तरफ से आ रही है और ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद इस तरीके से गमन कर जाती है। ये परावर्तक पृष्ठ। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम में यानी यहाँ पे हवा में थी, गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से, ये दूसरा माध्यम यानी ये कांच है, तो हवा में गमन करती हुई दूसरे माध्यम की पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस इसी माध्यम में चलेगी, किसी निश्चित दिशा में या विभिन्न दिशाओं में गमन कर जाती है तो इसको कहते हैं हम परावर्तन। तो निश्चित दिशा के अंदर गमन कर रही है तो इसको अपन कहते हैं नियमित परावर्तन। तो ये हो गया नियमित परावर्तन। और यदि ये प्रकाश किरण जो है किसी निश्चित दिशा में गमन नहीं करके और मान लो ये खुरदरे पृष्ठ के ऊपर गिरती इस तरीके से, तो इस खुरदरे पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण जो है गिरने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में इधर भी जा सकती है या ये प्रकाश किरण ऐसे भी जा सकती है या ये प्रकाश किरण
ऐसे भी जा सकती है, यानी एक किसी एक निश्चित दिशा में गमन नहीं करती बल्कि विभिन्न दिशाओं में गमन कर जाती है, तो इसको अपन कहते हैं विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन के लिए क्या होना जरूरी है, जो ये पृष्ठ होगा वो कैसा पृष्ठ होगा, खुरदरा पृष्ठ। और नियमित परावर्तन के लिए जो ये परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, चिकना पृष्ठ। तो ये परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह किसी निश्चित दिशा के अंदर गमन कर जाती है, इसको कहते हैं हमें नियमित परावर्तन। तो एक निश्चित दिशा में ही गमन करेगी, ये विभिन्न दिशाओं के अंदर गमन नहीं करेगी। दूसरा है, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं के अंदर गमन कर जाती है, इसको अपन क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन की घटना कब देखने को मिलेगी, जब खुरदरे पृष्ठ से टकराती है। जैसे प्रकाश किरण जो है दीवार से टकराती है तो दीवार से टकरा करके वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसी वजह से एक जो कमरा होता है, कमरे में प्रकाश वहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फिर भी हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है इस तरीके से। तो मार्ग में जो भी वस्तु आएगी उसकी ये इधर क्या बनाएगा, परछाई, इसकी ये परछाई बनाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये कमरे के अंदर प्रकाश की किरण सीधी दिशा में नहीं पहुंच सकती, लेकिन क्या होता है, जैसे दीवार पे गिरी और दीवार से टकरा करके उस कमरे में चली जाती है। तो ये प्रकाश विसरित परावर्तन के कारण ही हमें किसी कमरे में रोशनी न होते हुए भी या कहें कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था न होते हुए भी उस कमरे में हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश जो है विसरित परावर्तन के कारण वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद देखते हैं हम परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो अपने पास में ये एक चिकना पृष्ठ है या कहें परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, और इस पर कोई प्रकाश, इस पे एक अभिलंब बनाते हैं अपन, ये अभिलंब है, इस पर अभिलंब का इस पृष्ठ के साथ कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये कोण जो है 90 डिग्री है इसके साथ में, ये अभिलंब है, अभिलंब, इसको अपन n से बता रहे हैं। ये बिंदु O, यहाँ पे एक प्रकाश किरण जो है वो आपतित होती है और इधर से ये प्रकाश किरण दूसरी यहाँ से परावर्तित हो जाती है, तो इसको कहेंगे हम आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है कोण I, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे I क्या है, आपतन कोण। और परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ बनाती है कोण R, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। ये ए बी, AO जो है वो आपतित किरण है और OB जो है परावर्तित किरण है। ये अभिलंब है और ये परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल देख सकते हैं अपने, जैसे बोर्ड एक तल है तो इस तल पर ही स्थित है ये तीनों, इस तरीके से ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपतन का परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के मान के बराबर। तो दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी जितना कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, यानी कोण I और कोण R दोनों का मान बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये मान लीजिए कि 10 डिग्री बनाती है तो ये भी 10 डिग्री बनाएगी, ये 5 बनाएगी तो ये भी 5 बनाएगी। अगर ये 0 बनाएगी यानी अभिलंब पे आएगी, इस तरीके से ये अभिलंब पे आएगी तो परावर्तित किरण भी वापस उसी मार्ग पे लौट जाएगी। तो ये है परावर्तन के नियम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से देखते हैं कैसे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण हमारे घरों में जो हम रोजमर्रा में काम में लेते हैं वो समतल दर्पण है। उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसमें प्रतिबिंब बनता है आभासी व सीधा। आभासी व सीधा, इसका क्या मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी अपन इस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं ले सकते। ये प्रतिबिंब हमें कांच में ही दिखाई देता है, दर्पण के पीछे दिखाई देता है। और कैसा बनता है प्रतिबिंब? सीधा। दूसरा, वस्तु के बराबर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब की अगर आकार की बात करें तो उसका आकार वस्तु के बराबर ही होता है, वस्तु से न बड़ा न छोटा। जितनी वस्तु बड़ी होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब बड़ा होगा। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब होता है। यानी जैसे ये दर्पण है और दर्पण से कोई व्यक्ति जो है वो 10 मीटर पे खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी उसको 10 मीटर पे ही दिखाई देगा, यानी जितनी दूरी पे हमारा बिंब रहेगा उतनी ही दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब। चौथा है, समतल दर्पण में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां तथा बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है। इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? पार्श्व परावर्तन। यानी जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा जो बायां भाग है वो उसका दायां भाग बन जाएगा प्रतिबिंब का, और हमारा जो दायां भाग है वो उसका बायां भाग बन जाता है। इसको हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी अगर हम
समतल दर्पण के सामने इस तरीके से कागज पर P लिख करके और रखें तो ये P जो है हमें उल्टा दिखाई देगा इस तरीके से, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां बन जाता है। यह है समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अब देखते हैं अपने गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं। तो इसको समझने के लिए गोलीय दर्पण जो है वो किसी न किसी खोखले गोले का भाग होते हैं, किसी न किसी खोखले गोले का भाग होते हैं। जैसे अपने पास में ये एक खोखला गोला है और ये एक खोखला गोला अपने पास में, इस गोले का मैं ये भाग ले लेता हूं और इस भाग पे क्या किया मैंने, बाहर की तरफ यहां पर परावर्तक आवरण लगा दिया। परावर्तक आवरण, परावर्तक आवरण किसका लगाया जाता है? या तो ये चांदी की परत होती है, चांदी या एल्यूमिनियम की परत। तो ये चांदी या एल्यूमिनियम की परत इस पे लगा देते हैं, उसके बाद में इस पे रंग भी कर देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये मेरे पास में बना कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण। तो मैं यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए लिख सकता हूं क्या है? ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ, ये रहा परावर्तक पृष्ठ, वो अंदर की ओर वक्रित होता है। तो इनका जो होता है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, वक्रित होता है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है और परावर्तक आवरण कहां लगा रहे हैं? बाहर वाले पृष्ठ पर। तो ये अवतल दर्पण। अब दूसरा दर्पण जो है, मैंने दूसरा टुकड़ा लिया ये, और इसमें मैंने अंदर की तरफ परावर्तक आवरण लगा दिया, इसके अंदर की तरफ परावर्तक आवरण। ये परावर्तक आवरण है, परावर्तक आवरण, वही चांदी या एल्यूमिनियम की परत। और यहां पे बाहर की तरफ रह जाएगा ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कैसा है इसका? बाहर की ओर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? उत्तल दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं और अंदर की ओर उन पे परावर्तक आवरण या चांदी या एल्यूमिनियम की परत उस पे लगा दी जाती है, तो उनका प्रयोग करते हैं अपन उत्तल दर्पण की तरह। तो ये उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इनके सब ये क्या होते हैं? खोखले गोले का भाग होते हैं। अब इस गोले का कोई ना कोई केंद्र है, तो ये गोले का ये केंद्र हो गया, तो वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा फिर? वक्रता केंद्र। तो अब इससे संबंधित परिभाषाएं अपन देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव। सबसे पहली परिभाषा कौन सी है? ध्रुव। तो यहां पे अपन देखेंगे ध्रुव को कि दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव होता है दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। जैसे अपने पास में दर्पण ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इस दर्पण का मध्य बिंदु ये इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? ध्रुव को O से। तो यहाँ पे ये O इसका मध्य बिंदु है। ऐसे ही अगर ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसका मध्य बिंदु O, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं और वो वक्रता केंद्र को कैपिटल C से डिनोट करते हैं अपन। यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, खोखले गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये देखें अगर इसमें, तो ये जो दर्पण है वो किसी न किसी खोखले गोले का भाग है, इस गोले का भाग है, तो इस गोले का केंद्र ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ये दर्पण भी किसी न किसी खोखले गोले का भाग है, उत्तल दर्पण भी, तो इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र।
फिर देखिए तीसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जो गोले का, जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण का क्या है, ये वक्रता केंद्र C। तो इस वक्रता केंद्र को ध्रुव O से मिलाने वाली रेखा, या कहें कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन कैपिटल R से बताते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन कैपिटल R से बताते हैं। चौथा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होती है? जैसे अपने पास में ये दर्पण है, तो दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव और दर्पण का वक्रता केंद्र, ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली जो ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है, ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। फिर चौथी परिभाषा है अपने पास पांचवी परिभाषा है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, तो इसको अपन यहां पे ले लेते हैं, पांचवी परिभाषा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होती है? दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, पांचवी है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, ये दर्पण अपने पास में अवतल दर्पण है, इसकी ये मुख्य अक्ष O, ये C। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के गुजरती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। जिस बिंदु से होके गुजरती है, या कहे जिस बिंदु पर मिलती है, वो कहलाता है इस बिंदु का, इस दर्पण का फोकस। ऐसे ही अपन उत्तल के लिए बना सकते हैं। उत्तल के लिए तो ये अपने पास जैसे उत्तल दर्पण है, इस दर्पण पे इसकी ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये ऐसे निकल जाएगी और ये इस तरीके से निकल जाएगी। अब इन दोनों किरणों को अगर अपन पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरणें जो है वो इस स्थान पर जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी। वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अपन कह सकते हैं फोकस बिंदु क्या परिभाषा हुई कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है? उस दर्पण का फोकस बिंदु। तो मिलेंगी तो किस में? अवतल दर्पण में। और मिलती हुई प्रतीत किस में होगी? उत्तल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में कोई व्यक्ति जैसे यहां से देखेगा, यहां से मान लो इसको देखेगा, ये आंख है कोई किसी व्यक्ति की, तो यहां से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको ये किरण जो है यहां से आती हुई दिखाई देगी। और यहाँ इन दोनों किरणों को अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको जो है फोकस यहाँ पे पीछे की तरफ, दर्पण के पीछे की से किरणें आती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है। वास्तव में किस में मिलती है? अवतल दर्पण के अंदर। फिर आता है छठी परिभाषा है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? ये अपने पास दर्पण, इसका फोकस बिंदु, तो फोकस से दर्पण के मुख्य फोकस या कहे फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत गुजरने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल है दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत फोकस से गुजरने वाला तल, फोकस तल कहलाता है। इस फोकस से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। फिर सातवीं परिभाषा है द्वारक। द्वारक किसको कहते हैं? दर्पण का व्यास। अब ये दर्पण का व्यास यहाँ से यहाँ, अभी जैसे मान लीजिए ये दर्पण है अपने पास में, तो ये इस दर्पण का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है? इसका द्वारक। अगर इसको अपन इस तरीके से देखेंगे, दर्पण कैसे होता है? दर्पण को सामने से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा अपने को, ऐसे गोल है और बीच में अवतल दर्पण है, तो बीच में उसका जो है नीचे की तरफ झुकाव है यानी अंदर की ओर वक्रित है, थोड़ा सा वक्रित है। तो इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। दर्पण का व्यास ही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी।
तो दर्पण के लिए और लेंसों के लिए जो भी प्रकाश किरण है, अब बिंब प्रतिबिंब की दूरी को किस प्रकार से लें, इसके लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाई गई है कि कहाँ पे हम प्लस में लें और कहाँ पे माइनस में लें। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है देखें। सबसे पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि जो हमारा दर्पण है इसमें जो भी हम दूरी मापेंगे वो मुख्य अक्ष से समांतर जो भी दूरी मापेंगे वो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। और दूसरा है इस दर्पण को के हमेशा बिंब को रखेंगे हम बाईं ओर, यानी ये दर्पण ये इसकी बाईं ओर, बाईं ओर, और ये हो गया इसका दाईं ओर। तो दर्पण को अपन कैसे मानते हैं, मूल बिंदु पे। तो जैसे अपने पास ये ग्राफ बनाते हैं तो अपने मूल बिंदु पे ओ लिखते हैं, सेम ऐसे ही दर्पण जो है हमारे मूल बिंदु पे ऐसे रखा हुआ है। इसके बाईं ओर हम क्या रख रहे हैं, बिंब को। बिंब को हमेशा ही बाईं ओर रखते हैं, यानी प्रकाश किरण जो इससे जो भी आएगी दर्पण के ऊपर वो बाईं ओर से ही प्रकाश किरण आएगी। तो ये -x दिशा होती है, ये +x होती है, ये +y, तो ये -y। तो यहाँ दर्पण रखा हमारा, तो इस तरफ, क्योंकि इस तरफ अपन ध्रुव से दूरी नाप रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, यानी बाईं ओर है। हम दर्पण के बाईं ओर जो भी दूरियां नापेंगे वो सब की सब कैसी आएंगी, ऋणात्मक। यहाँ पे जो भी दूरी नापेंगे वो आएंगी सब की सब ऋणात्मक, और दर्पण के दाईं ओर की दूरी नापेंगे वो सब की सब धनात्मक। इधर क्या आता है +x, इधर -x, तो इधर की दूरी ऋणात्मक, दर्पण के बाईं ओर ऋणात्मक, दर्पण के दाईं ओर धनात्मक। अब दर्पण के जो मुख्य अक्ष है इससे लंबवत यानी ऊपर की ओर, इधर ऊपर की ओर जो भी दूरी मापेंगे वो कैसी आएंगी, धनात्मक, यानी ऊपर की ओर जो ऊंचाई मापेंगे वो धनात्मक, नीचे की ओर जो ऊंचाई मापेंगे वो ऋणात्मक, क्योंकि ऊपर क्या है +y है और नीचे -y। तो ऊपर की ओर जो भी दूरी माप रहे हैं अपन, जो भी ऊंचाई माप रहे हैं वो धनात्मक आती है, नीचे की ओर मापते हैं तो ऋणात्मक आती है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया इसमें, ये मुख्य अक्ष, इसके लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक दूरी जो है वो मापी जाती है। तो ये है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन देखें कि उत्तल दर्पण में तो कौन कौन सी दूरियां धनात्मक होंगी और अवतल में कौन कौन सी दूरियां धनात्मक होंगी। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं जैसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इधर ले लेते हैं अपन उत्तल दर्पण। तो मैं यहाँ पे अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेता हूँ। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये है हमारे पास उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये इसका मूल जो ध्रुव है वो O, और इससे इधर की तरफ बिंब रखेंगे हम, इसमें बिंब वही दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। यहाँ की प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, प्रकाश किरण, ठीक है, और दूरियां जो भी होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक, और ये ऊंचाई कैसी होंगी, ये ऊंचाई धनात्मक ऊंचाई, धनात्मक ऊंचाई, और इधर अगर प्रतिबिंब बनता है तो ये होंगी ऋणात्मक ऊंचाई, ऋणात्मक ऊंचाई, और इधर की दूरियां ये यहाँ पे हम करेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक होंगी ये दूरियां, और इधर की होंगी ये धनात्मक। दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, दर्पण के बाईं ओर इधर वही दूरी रहेगी ऋणात्मक, और इधर दूरी रहेगी धनात्मक। अब दर्पण में देखें अपन तो ये दर्पण है, ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग है, ऐसे गोला ऐसे है तो उसका केंद्र भी ऐसे होगा, यानी वक्रता केंद्र C, ठीक है। और इसका फोकस, क्योंकि ये टकरा के प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से मिलती है तो फोकस उसका हो गया F इधर। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण जो है मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो फोकस इसका यहाँ पे है, और वक्रता केंद्र क्योंकि गोला ऐसे है तो वक्रता केंद्र ये इस तरीके से C हो गया इसका, वक्रता केंद्र C। अब मान लो कि मुझे बिंब की दूरी मापनी है, तो बिंब की दूरी मापनी है। इसमें बिंब की दूरी, यहाँ पे बिंब रखेंगे दर्पण के सामने,
बाईं ओर रखेंगे तो बिंब की दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक। यानी अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ऋणात्मक। इसमें देखें बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब कहां पे है इसमें, ये रहा बिंब, बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक। फिर बात करें इसके फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ, ये तो बिंब की दूरी हो गई यू, और एफ का मान, तो अभी ये अपने पास में है अवतल दर्पण, इसमें फोकस दूरी ये रही, दर्पण से फोकस के मध्य की दूरी ये एफ, तो ये फोकस दूरी कहाँ है, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर मापी की दूरियां कैसे होंगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक। और इसके अंदर फोकस दूरी ये रही, दर्पण के ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी, बाईं ओर नहीं होकर के कैसी है, दाईं ओर, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ, ये कैसी होंगी, धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। फिर देखें इसमें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कैसी होंगी, प्रतिबिंब इसके अंदर वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, तो वास्तविक इधर बन रहा है, और एक कंडीशन आएगी जिसमें इसमें आभासी भी बनेगा, तो यानी प्रतिबिंब अगर वास्तविक उल्टा बनेगा तो दूरी कैसी हुई, ऋणात्मक, ठीक है, दूरी हुई ऋणात्मक, और यदि आभासी सीधा बन जाए तो दूरी हुई धनात्मक, यानी दूरी ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है प्रतिबिंब की दूरी, यानी v इसमें ऋणात्मक है धनात्मक है। यहाँ पे देखिए इसमें सारे प्रतिबिंब इधर बनेंगे दर्पण के पीछे की ओर, क्योंकि कैसे बनते हैं, आभासी और सीधा, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इसमें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को अपन v से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी बनेगी इधर की तरफ धनात्मक हमेशा ही। तो अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि